जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रकाश का परावर्तन के देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 30 है और ये 30 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 30 में से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो आइए देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप हमारे पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हम आपको बताएं हैं कि प्रकाश किरण गमन करती है सीधी रेखा में। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। न्यूनतम मतलब कम। प्रकाश किस माध्यम में कम दूरी तय करता है। पहला है निर्वात। निर्वात में सबसे अधिक जल में वायु से कम होता है और वायु में निर्वात से कम। तो सबसे कम प्रकाश न्यूनतम वेग कांच में होता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होता है उसके चालक के सामने जो भी दर्पण लगा रहता है वो होता है, जो दर्पण लगा रहता है वो रहता है उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए चालक के सामने में उत्तल दर्पण लगा रहता है कि जो पीछे से कोई भी गाड़ी आवे तो साफ दिख जाए और एक्सीडेंट का घटना कम हो जाए। इसलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो 3 का हो जाएगा बी। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि जो भी प्रकाश निकलता है वो अवतल दर्पण एक जगह एकत्रित करता है, इसलिए मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 4 का हो जाएगा सी। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ये हो जाएगा काल्पनिक, यानी 5 का हो जाएगा बी। 5 का हो जाएगा बी। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। इसे किरण आलेख कहा जाता है। तो 6 का हो जाएगा ए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या इसे प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसमें बोला गया कि हम हमेशा, ऐसे तो छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों में प्राप्त होता है, लेकिन हमेशा किसी भी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण में ही बनता है। तो 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का बी। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, अवतल दर्पण में छोटा बड़ा और बराबर दोनों बनता है, और उत्तल में हमेशा छोटा ही बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी। 9 का हो जाएगा बी। 10 नंबर प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा, डी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न है
साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी जो गाड़ी के सामने यानी जो चालक के सामने में दर्पण होता है उसका किस दर्पण का उपयोग होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनेगा तब पीछे का जितना भी गाड़ी रहता है या कोई भी रहता है तो उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है और जिससे आसानी से हम देख सकते हैं। तो 11 का हो जाएगा उत्तल दर्पण, तो 11 का हो जाएगा बी। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उनकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो f बराबर होता है r/2, अर्थात जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी जो ये है ये 10 सेंटीमीटर है, तो इनकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये r निकालना है, इधर 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो गया r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का आंसर बी। 13 नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो आपतन कोण कहते हैं आपतन कोण और अभिलंब के बीच, और परावर्तन कोण जो किरण परावर्तित हो जाती है और अभिलंब के बीच कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो 13 का हो जाएगा सी, 13 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यही सही होता है, कोण आई बराबर कोण आर, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो 14 का हो जाएगा ए, 14 का हो जाएगा ए। और 15 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो 15 का हो जाएगा ए, 15 का हो जाएगा ए। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी दाढ़ी होता है वो बड़ा और साफ साफ दिखे, जिससे मतलब कटे नहीं, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 16 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अभी आपको हम बताएं कि f बराबर r/2 होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन है r बराबर 2f, तो इधर 2 भाग में तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f बराबर r, तो यहाँ पर r बराबर 2f, तो 17 का हो जाएगा ए नंबर। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में तो आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, तो ये नहीं होगा। समतल दर्पण में सिर्फ आभासी बनता है और उत्तल दर्पण में भी आभासी बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समतल व का अर्थ होता है और समतल और उत्तल दर्पण, तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं। पहला ऑप्शन फोकस, दूसरा प्रतिबिंब, और तीसरा ध्रुव, और चौथा अक्षांश। तो देखिए जैसे ये गोलीय दर्पण है और इसके जो मध्य बिंदु होता है जिसे पी से सूचित किया जाता है, जिसे इंग्लिश में पोल, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 19 का हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 का हो जाएगा ए, 20 का हो जाएगा ए हो जाएगा। और यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी प्रश्न एग्जाम में आने का संभावना बहुत
इसका प्रश्न का एग्जाम में आने का संभावना बहुत है। 21 नंबर प्रश्न है प्रकाश तरंग उदाहरण है। पहला ध्वनि तरंग का, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो हम पहले ही लेक्चर में बताए थे कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो 21 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 21 का बी। 22 नंबर प्रश्न है हमारी आंख देख सकती है। प्रदीप्त, दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त। तो हमारी आंख दीप्त या प्रदीप्त दोनों हो सकता है, तो एक ही हुआ। तो ये हो गया 22 का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। तो 23 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 23 का ए। 24 नंबर प्रश्न है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है क्योंकि जो भी सूर्य से प्रकाश की किरण आती है एक जगह एकत्रित हो जाता है, एकीकृत हो जाता है, तो जिससे कोई भी सामान जल्द ही पक जाता है। इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है आपतित प्रकाश का प्रतिकूल दिशा में मापी गई दूरियां होती है। प्रतिकूल का अर्थ होता है उल्टा, प्रतिकूल का अर्थ होता है उल्टा। तो आपतित प्रकाश के उल्टा दिशा यानी प्रतिकूल दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पर अनुकूल रहता तब होता धनात्मक, अनुकूल यानी सीधा दिशा में। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 25 का बी। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 26 होगा। रोगियों के नाक, गले आदि की जांच हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। तो ये 26 का हो जाएगा बी। 27 नंबर प्रश्न है दर्पण सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस का सूत्र होता है। बी नंबर पर ऑप्शन है 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र होता है। तो ये 27 का हो जाएगा बी, 27 का हो जाएगा बी। 28 नंबर प्रश्न है वस्तु दूरी हमेशा होता है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो 28 का हो जाएगा बी, 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 29 नंबर और लास्ट प्रश्न है अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ये भी ऋणात्मक होता है। तो ये 29 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को हम बारी बारी से करेंगे और समझते हुए भी करेंगे। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक अवतल लेंस है। तो कोई भी लेंस हो, यहाँ पर लेंस का मुख्य फोकस यानी फोकस बिंदु पूछा जा रहा है। तो इधर भी इसका फोकस हो सकता है, तो इधर भी, यानी इसका दोनों बगल फोकस होगा। तो इसका कितना फोकस होगा, मुख्य फोकस, तो इसका 2 होगा, यानी 1 का आंसर 2 हो जाएगा, यानी 1 का आंसर ए नंबर। आंसर सबका लिखते जाएंगे तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है यानी बी नंबर है 2 और सी नंबर है 3 और डी नंबर है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2, और प्रकाश के परावर्तन के भी नियम 2 ही हैं। इसलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, 2 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और सी नंबर है अवतल लेंस और उत्तल लेंस यानी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लेंस होता है अपसारी लेंस वो अवतल लेंस को कहा जाता है, क्योंकि
अपसारी में यानी अवतल लेंस में एक जगह किरण एकत्रित नहीं होता है, ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो ये दर्पण में उल्टा होता है, यानी दर्पण में अभिसारी दर्पण होता है अवतल दर्पण और अपसारी दर्पण होता है उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पर लेंस पूछा गया है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अवतल लेंस हो जाएगा। यानी 3 का आंसर ए हो जाएगा, 3 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस और तीसरा ऑप्शन है बाई फोकल लेंस और चौथा ऑप्शन है नोड, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या पूछा गया है, सिर्फ काल्पनिक, यानी अगर काल्पनिक पूछता तो उत्तल लेंस में भी बनता है और अवतल लेंस में, लेकिन सिर्फ काल्पनिक पूछा गया है तो इसलिए इसका यानी आंसर हो जाएगा सिर्फ अवतल लेंस, यानी 4 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो पहला ऑप्शन है साइन आर बाय साइन आई, दूसरा ऑप्शन है साइन आई बाय साइन आर, तीसरा ऑप्शन है साइन आई इंटू साइन आर और चौथा ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो यानी प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है, यानी तो इसका नियम क्या होता है, अपवर्तन 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 कोण और जो होता है यहाँ पर अपवर्तन कोण और जो अपवर्तन कोण होता है उसका अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। तो उसको किससे सूचित किया जाता है, साइन आई बाय साइन आर से, इसलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो दर्पण में आवर्धन का मान यानी जो आवर्धन का सूत्र होता है उसे माइनस वी बाई यू होता है, लेकिन लेंस में ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यानी 6 का आंसर हो जाएगा, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, यानी यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है, यानी एफ दिया गया है 1 मीटर और पूछा गया है 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता होती है। तो यानी लेंस की क्षमता क्या होता है, यानी P इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f का मान कितना है 1, तो 1/1 कितना होता है 1 ही हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी f का मान 1 है, 1/1 इक्वल टू कितना होता है 1d, यानी डाईऑक्टर इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। तो ये यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7 का आंसर बी लेते हैं, 7 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, पहला ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, तो लेंस में पहले नंबर तो ये समान मोटाई का होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा, तो ये उत्तल लेंस में होता है, क्योंकि उत्तल लेंस में बीच का भाग, जैसे यहाँ पर हमने शुरू में ही बनाया था, बीच का भाग क्या होता है धसा और किनारों का भाग क्या होता है फैला हुआ, यानी मोटा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों में पतला होता है और जो बीच में होता है वो मोटा होता है, क्योंकि उत्तल लेंस इस आकार का होता है। तो यहाँ पर जो साइड है यहाँ पर धीरे धीरे घटते जा रहा है और बीच में यहाँ पर कितना है मोटा है, तो इसलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। तो यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं, यानी 9 का आंसर हो जाएगा बी, 9 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। इसका पहला ऑप्शन है, यानी ए नंबर है प्रकाश का परावर्तन, बी नंबर है प्रकाश का अपवर्तन, सी नंबर है वर्ण विक्षेपण और डी नंबर है नोड, यानी इनमें से कोई नहीं।
तो यानी जो पानी में भरी हुई बाल्टी रहता है वो कम गहरा है, यानी ऊपर हुआ मालूम पड़ता है, वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है? ऊपर में था किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है और यहाँ पर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है किताब, दूसरा ऑप्शन है मोबाइल और तीसरा ऑप्शन है कांच। तो ये कांच ही हो जाएगा, यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस, जो बिंब यानी जो वस्तु होता है उसे बिंब भी कहा जाता है, फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, इसके फोकस दूरी जो ये है और ये जो लेंस है इसके बीच में रखा जाता है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका एक उत्तल लेंस में एक ही ऐसा केस होता है जो यहाँ पर रखने पर इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, और दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है यानी सी नंबर वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी जब उत्तल लेंस, जैसे ये उत्तल लेंस है, इसका यानी वक्रता केंद्रीय यानी 2f पर जब वस्तु रखा जाएगा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो यहाँ पर यानी 2f पर ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा। 2f पर ही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किसका किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। केवल काल्पनिक, तो यानी केवल काल्पनिक सिर्फ अवतल लेंस में ही केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 15 का आंसर ए। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16 का आंसर ए। 17 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। यानी जो लेंस का क्षमता होता है उसको व्यक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है फोकस दूरी के द्वारा। ये नहीं हो सकता क्योंकि लेंस का क्षमता वो फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम, यानी उसका आधा होता है। दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी के दुगुना द्वारा। ये भी नहीं हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है फोकस दूरी के 3 गुना द्वारा। ये भी नहीं हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। हाँ, यानी उसका उल्टा, यानी उसका हाफ होता है। तो हाफ नहीं, यानी उसका उल्टा। जैसे ये P होता है तो ये 1/f = होता है। और ये भी लेंस का क्षमता का सूत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी 17 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित यानी बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। यानी उत्तल लेंस में ऐसा एक ही केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो क्या है? जब यानी वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहता है तभी उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 का आंसर सी। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में, यानी शून्य में। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 19 का आंसर भी सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण अवतल एवं उत्तल दोनों में होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल अवतल में, ये गलत हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन है केवल उत्तल में, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों लेंसों में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है,
लेंस की क्षमता P बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जो 1/f है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑक्टर होता है। तो यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 का आंसर भी डी ही होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कांच की समतल पट्टी, ये नहीं हो सकता है। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद उत्तल लेंस, हाँ उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है, यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह होती है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है सीधा निकल जाती है। सी नंबर ऑप्शन है अविलंब की दिशा में जाती है। और चौथा ऑप्शन है अविलंब की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी जहाँ में तेज चलती है उससे, यानी सघन माध्यम जिसमें प्रकाश स्लो चलती है, जब उस माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर भागता, यानी 24 का आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का अपवर्तन का यहाँ पर परिभाषा दे दिया गया, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, 20 सेमी, सेमी मतलब सेंटीमीटर, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी एफ, फोकस दूरी दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए इसको किससे भाग देंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो इसको 100 से भाग करेंगे तो ये शून्य कट जाएगा। उसके बाद 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो 1/5 आएगा। तो यहाँ पर कितना पूछा गया है, फोकस दूरी कितना है, 1/5। तो हमको क्या निकलना है, उत्तल लेंस की क्षमता। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और f का मान कितना दिया गया है, 1/5, तो ऊपर भी है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +5, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 का आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, लेंस सूत्र होता है, यानी लेंस का क्या सूत्र होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये दर्पण का सूत्र होता है। उसके बाद बी नंबर प्रश्न है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यही लेंस का सूत्र होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, मतलब क्या होता है, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये नियतांक के बराबर होता है। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 का आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 29 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, यानी 30 का आंसर ए हो। यह चैप्टर जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग एग्ज़ाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, यानी 3 से 4 नंबर इस चैप्टर से यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इस चैप्टर में कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 54 लिए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष को दोनों अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जरा दूर दृष्टि दोष में जो होता है अवतल और उत्तल लेंस दोनों का
उपयोग किया जाता है, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद हम 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब नेत्र में प्रकाश की किरण यानी प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो कॉर्निया होता है उसमें ही प्रकाश का अपवर्तन अधिक मात्रा में हो जाता है। तो जो कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ है उससे हो जाता है, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर सी हो जाएगा। 2 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से आता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस प्रकाश के अधिक रंग को प्रबलता से परिकिरणन करते हैं। तो वो किस रंग का होता है, नीला रंग, जिसके कारण हमें आकाश भी क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, आकाश भी नीला दिखाई पड़ता है, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और सबसे कम प्रकाश का परिकिरणन किस रंग को करता है, तो सबसे कम लाल रंग का होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है, यानी आंख है वो किसके तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह, यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो अवतल लेंस से बने चश्मे के द्वारा होता है, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर बी हो जाएगा। 6 का आंसर बी हो जाएगा, अवतल लेंस के द्वारा। यहाँ पर गलती दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है उत्तल लेंस के द्वारा। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है, यानी 6 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण की झुकाव अधिक होती है। तो किस रंग के किरण की झुकाव अधिक होती है सामान्यता, तो बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में भी बैगनी रंग के ही किरण का अधिक झुकाव होता है, यानी जो 7 नंबर है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का आंसर, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं शुद्ध वर्णपट, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसे शुद्ध वर्णपट कहा जाता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा, उसे क्या कहा जाता है। तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना या परितारिका कहा जाता है, सॉरी रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है, यानी ये सबसे लास्ट वाले भाग होता है। जैसे ये आँख होता है तो ये सबसे अंदर यानी लास्ट वाले भाग होता है, यानी दृष्टि पटल पर बनता है। और इसे हिंदी में इसका या इंग्लिश इसका नाम होता है रेटिना, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी जो व्यक्ति जो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है और दूर रखे वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है उसको कौन दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष होता है, क्योंकि जो साफ साफ दिखता है वही दोष, यानी अगर निकट का वस्तु साफ साफ दिखता तो उसको निकट दृष्टि दोष होता। यहाँ पर निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है तो यानी दूर दृष्टि दोष होगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 12 नंबर
प्रश्न है सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है, 4D होती है। यानी एक आँख का होता है 2D और यानी दोनों आँखों को मिलाकर कितने D होता है, 4D होता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है या यानी वहाँ है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो कौन सा है, रेटिना या जिसे हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी जो 14 नंबर प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं। जो आइरिस रहता है उसके पीछे वाली परत को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में, सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी वस्तु का नेत्र का यानी नेत्र पर उसका प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। यानी यह प्रश्न 3 बार रिपीटेड हो गया अलग अलग नाम से, लेकिन यह प्रश्न यानी इसका अर्थ एक ही था, लेकिन इसका नाम से एक बार रेटिना आया है और दूसरे बार दृष्टि पटल आया। इसमें रेटिना या दृष्टि पटल दोनों आया है। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। यानी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की ओर फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो ये किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित होती रहती है। यानी जो 21 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो जब नेत्र लेंस की यानी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यानी ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही बन जाता है। तो वो कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ये एक बार ऊपर भी आया था। तो ये किस लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस। लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस का नाम ही अलग दे दिया गया है। तो यहाँ पर अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का क्या क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो यानी ये दूर रखी वस्तुओं को देख सकता है तो उसमें क्या हो जाएगा,
दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर दूरदृष्टि दोष यानी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो दूर का वस्तु को देखेगा, और जो दिखता है उसी में दृष्टि दोष लगा देते हैं, तो वही हो जाता है दृष्टि दोष। तो वो कौन हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले आँखों का साफ साफ देख सकती हैं। वो जो जिसमें दूरदृष्टि होती है वो क्या चीज़, वस्तु कहाँ पर रखने पर वो वस्तु स्पष्ट देख सकती है। तो दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रश्न रिपीटेड है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। यानी 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जो 30 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं कुल। यानी 31 का आंसर डी हो जाएगा, 31 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है, वो क्या है, वो लाल है, क्योंकि लाल सबसे कम विचलित होता है। यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 32 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर भी यही दिया गया था। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश किस वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो लाल वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी 33 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अंध बिंदु कहा जाता है। यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र जिस जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो वह क्या है, वह दृष्टिपटल है। यानी यह प्रश्न लगभग 4 बार रिपीटेड आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब इस प्रश्न को घुमा घुमा कर बार बार पूछा जा रहा है। यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, उसका क्या कारण है, समंजन क्षमता है। यानी 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समंजन क्षमता। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है, उसे परितारिका या पक्षमार्गी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर यानी ये दोनों हो जाता, तो यहाँ पर ये दोनों होगा, तो यहाँ पर ए और डी दोनों सही है। तो आप ए याद चिन्ह कीजिए। यानी यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन ही गलत दिया गया था, यहाँ पर ए और डी दोनों होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए एंड डी दोनों होना चाहिए। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु क्या होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। यानी ये अनंत तक देख सकता है, उसका दूरबिंदु अनंत होता है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, कैमरे की सतह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित कौन करता है। तो उसे आइरिस यानी परितारिका उसको नियंत्रित करता है। यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आइरिस या परितारिका। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। तो वो
वो पुतली के रास्ते से प्रवेश करता है, यानी पुतली साइज का होता है तो इसी से प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। यानी 40 का आंसर सी हो जाएगा, 40 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपरी जो परत रहता है उसे दृष्ट पटल कहा जाता है और ये वाइट रंग का होता है। यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो सर्वाधिक विचलन किस में होता है, बैंगनी रंग में होता है। तो यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 42। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो अधिकतम कौन झुकता है, तो बैंगनी रंग झुकता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बैंगनी होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई पड़ती है, वो काला दिखाई पड़ती है, ऐसा तो काला दिखाई पड़ता है, यानी 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा पर जब जाते हैं तो ऊपर वायुमंडल यानी अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं रहता है, जिसके कारण आकाश क्या दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किन रंगों में परिकिरणन सबसे कम होता है? तो परिकिरणन लाल रंगों में सबसे कम होता है, तो लाल रंग कहाँ है, तो डी नंबर में, तो यानी 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ये 7 रंगों। और यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका पूछने का एग्जाम में संभावना भी अधिक रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी जब नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है, यानी 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, जिसके कारण उसका विचलन भी कम होता है। यानी 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर बी हो जाएगा, 48 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष का, यानी उसको इंद्रधनुष भी कह सकते हैं, उसका लाल रंग का होता है। यानी 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का घटक तरंगों में तना कहलाता है, यानी प्रकाश घटकों में तरंगों का तना कहलाता है, क्या कहलाता है, वो परिक्षेपण कहलाता है। यानी 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परिक्षेपण। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? वो परिकिरणन का परिणाम यानी परिणाम है। यानी 50 का आंसर भी 51 का आंसर भी सी हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस पाया जाता है। यह प्रश्न भी रिपीटेड हो गया है, यानी इसका आंसर 52 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी 53 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 53 का आंसर भी सी हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, आंसू किस द्रव के कारण बनता है? यानी आंसू जो है वो किस द्रव के कारण बनता है? तो वो बनता है एक्वीसियस ह्यूमर के कारण बनता है। यानी 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यानी 1 से लेकर 54 तक में किसी भी प्रश्न में दिक्कत यानी। आपको बता दें कि यह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से यानी जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, इससे लगभग 4 से 5 सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। यानी 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 हमने लिया है, और जो कि बहुत ही वीवीआई है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से परीक्षा में आने का संभावना अधिक रहता है। तो प्रत्येक प्रश्न को हम बारी बारी से करेंगे।
तो जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी इसका पहला ऑप्शन है वोल्ट और दूसरा ऑप्शन है एम्पियर और तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है ओम। तो यानी एक का आंसर कौन करेक्ट हो जाएगा, सी यानी वोल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर सी हो जाएगा। तो प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी प्रकार इसको लिखते जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है आर्ग और तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम को किससे सूचित किया जाता है, तो इस प्रकार सूचित किया जाता है ओम को। यानी 2 का आंसर भी क्या हो जाएगा, सी ही होगा। 2 का भी आंसर सी ही होगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध होता है। तो यानी ओम का नियम हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V बराबर IR, तो इसमें पहला ऑप्शन है V बराबर IR, ये भी करेक्ट है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है I बराबर V बटा R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, इधर R गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये भी सही है। और चौथा R बराबर क्या है, V बटा I, ये भी सही है। यानी 3 का D नंबर, यानी सभी सही हो जाएगा, 3 का D हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी R इसमें पूछा रहा है। यानी R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। यहाँ पर वोल्ट कितना दिया गया है, 220 और एम्पियर कितना दिया, यानी विद्युत धारा कितना है, 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रतिरोध पूछा गया तो 110 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर सिर्फ एक ही शून्य होगा, यानी 110 होगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन निम्न में किस ताप में पिघलता है। तो जो टंगस्टन है वो किस ताप में पिघलता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 4000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 3500 डिग्री सेल्सियस और तीसरा ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस और 2500। तो जो टंगस्टन है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 का आंसर बी हो जाएगा, 3500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, या इसको इस प्रश्न को इस भी प्रकार पूछा जा सकता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस तत्व का बना रहता है। तो वो टंगस्टन का बना रहता है। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। पहला ऑप्शन धारा, दूसरा ऑप्शन विभवांतर, तीसरा ऑप्शन प्रतिरोध और चौथा ऑप्शन शक्ति। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। यानी ऐसा इसमें कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो वो क्या है, प्रतिरोध। क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध उसको रोकता है। यानी रोकने में क्या लगता है, ऊष्मा, और ऊष्मा उत्पन्न होता है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। 7 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, 1 कैलोरी बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 6.2 जूल, दूसरा ऑप्शन है 4.2 जूल और सी नंबर ऑप्शन है 2.2 जूल और डी नंबर ऑप्शन है 1 जूल। तो जो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, लेकिन वहाँ पर 8 को हटा दिया गया, तो यानी 1 को हटा दिया गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, यानी 4.2 आ जाएगा। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो आवेश होता है 1.6 इंटू
10 पर पावर -19 कूलम होता है, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 यानी 9 का आंसर ए हो जाएगा, 9 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम का नियम का सूत्र क्या है, V बराबर IR होता है, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 10 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन है विभवांतर, तीसरा ऑप्शन विभव और चौथा ऑप्शन बल। तो जो एम्पियर है जिसे ए से सूचित किया जाता है, ये किसका मात्रक है, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है, यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। ए नंबर 10,000 ओम, दूसरा नंबर यानी 300 ओम और चौथा 30,000 ओम, 30,000 ओम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 3 लाख ओम है और चौथा ऑप्शन है 30,000 ओम। तो यानी मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 30,000 ओम होता है, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है, यानी घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम, दूसरा ऑप्शन है समांतर क्रम, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित और चौथा ऑप्शन है नोट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो प्रतिरोध रहता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी 13 का आंसर बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, 1 HP बराबर होता है 700 वाट, 646 वाट, 710 वाट और चौथा ऑप्शन है 746 वाट। तो 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट, यानी 14 का आंसर डी हो जाएगा। 14 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन है ठंडा, दूसरा ऑप्शन नरम और तीसरा ऑप्शन है गर्म और चौथा ऑप्शन है सभी। तो जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे जनित्र कहते हैं और जो विभवांतर उत्पन्न करता है उसे वोल्ट, यानी उसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 का आंसर भी सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से दृष्ट धारा यानी DC धारा प्रवाहित होती है, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में समूहन में सामूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या है। यानी यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिया गया और उसको किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम। तो एक प्रतिरोध यहाँ पर है और ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया। और यहाँ पर क्या समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी 3 ओम, यानी ये तीनों क्या है, 3 ओम है और यहाँ भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये 1/3 + 1/3 + 1/3, तो यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, 3 और ये ऊपर 1 + 1 + 1, इसको जोड़ेंगे तो ये 3/3, यानी इसको काटेंगे तो 1/1 आएगा और आर का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो और इसका मात्रक क्या होता है, ओम, तो ओम लगा देंगे तो 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा, यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम, यानी डी नंबर हो जाएगा। 18 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 18 नंबर समझ गए होंगे। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें धन यानी प्लस या ऋण माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। पहला ऑप्शन बैटरी, दूसरा ऑप्शन एमीटर, चौथा ऑप्शन वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें प्लस और ऋण यानी धन और ऋण नहीं रहता है, तो वो क्या है, प्रतिरोध, यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
19 का भी आंसर डी ही होगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान एमीटर यानी एम्पियर मीटर से किया जाता है। यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न करते हैं। नंबर प्रश्न है, जूल बटा कुलम्ब यानी जे बटा सी बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? यानी वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि यानी विभवांतर का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक हो जाता है जूल और आवेश का मात्रक क्या हो जाता है? कूलम्ब। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 का आंसर भी बी ही होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता एसआई मात्रक है। यानी जो विद्युत धारा का प्रबलता है उसका एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन एम्पियर, दूसरा ऑप्शन वोल्ट और तीसरा ऑप्शन ओम और चौथा ऑप्शन जूल। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वही विद्युत धारा की प्रबलता का भी एसआई मात्रक होता है। यानी 23 का आंसर ए हो जाएगा। 23 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न, चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? जो चालक से प्रवाहित होता है उसको, उस आवेश को क्या कहते हैं? उस यानी उस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है आयन, तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है आयन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो कौन गतिशील कण होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। यानी 25 का आंसर डी हो जाएगा। 25 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन चालक है? पहला ऑप्शन चीनी, दूसरा ऑप्शन अभ्रक, तीसरा ऑप्शन कांच और चौथा ऑप्शन एल्यूमिनियम। तो इसमें तत्व कौन है? एल्यूमिनियम है। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज यानी कब उड़ जाता है? जब उसमें यानी तापमान अधिक हो जाता है। यानी किसका काम करता है? उष्मीय। यानी उष्मीय प्रभाव पर यानी जो विद्युत फ्यूज है ये काम करता है। यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध को सूचित किया जाता है। तो प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम। और ओम को इस प्रकार सूचित किया जाता है। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान। यानी विद्युत धारा बराबर यानी आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? आवेश बटा टाइम होता है। आवेश का ऐसा है मतलब कूलम्ब और समय का ऐसा है मतलब टी। तो कूलम्ब यहाँ पर कितना दिया गया? 120 और यहाँ पर 1 मिनट है। मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 से भाग देंगे तो 60 से 120 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। विद्युत धारा का मान पूछा है तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो आगे एम्पियर लगा था, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। यानी 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इससे आगे वाले प्रश्न में था कि विद्युत विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी और घरों में यानी जो घर में जो तार रहता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसको समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ये कौन है? यानी ये जी है। यानी चांदी सबसे अच्छा विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है। यानी 31 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है,
आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाए तो यहाँ पर भी आवेश का मात्रक क्या दिया गया था? कूलम दिया गया था। आवेश का मात्रक यहाँ 120 कूलम था। तो ये 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 32 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो ये एक यूनिट इसे कहा जाता है, 1 किलोवाट घंटा को, यानी 33 का आंसर ए हो जाएगा। 33 का आंसर ए। 34 नंबर प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम, यहाँ एंगस्ट्रॉम है, इक्वल होता है। तो ये होता है 10⁻⁻10 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम नहीं है, यहाँ पर एम्पियर है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, यानी माइक्रो का किससे सूचित किया जाता है? 10⁻⁻6 से, और आगे ए लगा तो ए लगा देंगे, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 34 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्तीय विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, वो कितना होती है? 50 Hz होती है, यानी 35 का आंसर भी ए ही हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न करते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जोड़ा, यानी श्रेणी क्रम में जो जोड़ा होता है, यानी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का जोड़ा होता है वो, यानी जितना भी प्रतिरोध रहता है उसका क्या होता है? योगफल होता है। तो यहाँ पर योगफल किस में दिया गया है? इसमें दिया गया है। और इसमें योगफल है, लेकिन इसका उल्टा दिया गया है, यानी 36 का आंसर भी यही हो जाएगा। 36 का आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, समांतर क्रम में जोड़ा समतुल्य प्रतिरोध है, यानी आरपी है, यानी इसका समांतर क्रम में इसका उल्टा हो जाता है, समतुल्य प्रतिरोध, और इसका योगफल हो जाता है, यानी 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10⁻⁻10 मीटर, यानी 38 का बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, 1 नैनोमीटर, यानी नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹। तो यहाँ पर मीटर लगाए तो मीटर लगा देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर ये ही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, आवेश का सूत्र होता है। तो आवेश का सूत्र होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी N इंटू ई होता है। ई किसको सूचित कर रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 का आंसर ए हो जाएगा। चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आता है, लेकिन इस चैप्टर से भी बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने इस चैप्टर में कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 40 लिया है, तो हम प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका पहला ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है सौर्य ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, एक का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो जो सौर कुकर होता है उसके लिए सर्वाधिक उपयोग होने वाले दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है, यानी जो 2 का है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, यानी 3 का आंसर भी सी ही होगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर सौर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, यानी सौर्य ऊर्जा मुख्य स्रोत है, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। 4 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? यानी ऐसा कौन सा ऊर्जा है जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है
पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है गोबर गैस, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसमें कौन है, नाभिकीय ऊर्जा में कोई जीव का अंश नहीं पाया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम में जब पेड़ पौधा लाखों वर्षों तक पृथ्वी यानी पेड़ पौधा ये जीवित हो गया, उसी प्रकार गोबर गैस किससे निकलता है, गौ के गोबर से निकलता है। कोयला फिर भी वो भी जीवाश्म ईंधन है, नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, यानी पवन जो विद्युत यंत्र होता है उसमें कम से कम वो कितना स्पीड चलना चाहिए, तो वो कितना स्पीड चलना चाहिए, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चलना चाहिए। इसलिए यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, यानी ऐसा कौन सा ऊर्जा है जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है पवन चक्की, दूसरा ऑप्शन है जल पंप, तीसरा ऑप्शन है विद्युत जनित्र और चौथा ऑप्शन है बायोमास संयंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बायोमास संयंत्र यानी बायोगैस संयंत्र, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर्य जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, यानी गर्म जल करने के लिए जो सौर्य ताप होता है उसका उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं। जिस दिन धूप नहीं रहेगा उस दिन नहीं कर सकते हैं। जब धूप कब नहीं रहेगा, जब आसमान में बादल छा जाएगा तो धूप नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है धूप वाले दिन, दूसरा ऑप्शन है बादलों वाले दिन, तीसरा ऑप्शन है गर्म वाले दिन और चौथा ऑप्शन है पवनों वाले दिन। तो जब धूप रहेगा तब उससे भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, गर्म दिन रहेगा उससे भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, और जब वायु का तेज यानी हवा जब तेज रहेगा उससे भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब बादलों वाला दिन रहेगा तब एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य ढक जाता है। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है, यानी इसमें भी बताना है कि जैव मात्र ऊर्जा स्रोत ऐसा कौन सा है जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता, तो वो कौन है, नाभिकीय ऊर्जा, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित और ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा सौर्य ऊर्जा के अंत में नहीं प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा है, तो वो नाभिकीय ऊर्जा है। यानी 11 का भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी ऐसा कौन सा है जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोयला को एक बार उपयोग करने से इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, लकड़ी का भी और पेट्रोलियम का भी। जो प्राकृतिक गैस है यानी जो वायुमंडल में पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, सौर्य पैनल बनाया जाता है अनेक, यानी जो सौर्य पैनल होता है वो किससे बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है सौर्य कुकरों को संयोजित कर, दूसरा ऑप्शन है अनेक सौर्य सेलों को संयोजित कर,
तीसरा ऑप्शन है सौर्य जल उष्माओं को संयोजित कर, और चौथा ऑप्शन है सौर्य केंद्रकों को संयोजित कर। तो सौर्य पैनल किससे बनाया जाता है? तो अनेक सौर्य सेलों को संयोजित कर यानी जोड़कर बनाया जाता है सौर्य सेलों को। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यानी 14 का आंसर ए हो जाएगा। यह प्रश्न ऊपर आया हुआ था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है बॉक्स प्रकार के सौर्य कुकर के उसकी ऊपर भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? तो कांच का ढक्कन देने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। तो यह देखने के लिए कि भोजन पक रहा है या नहीं। दूसरा ऑप्शन है बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए। हाँ, क्योंकि जो ढक्कन देता है उसमें सूर्य यानी एकत्रित होता है तो खाना पकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बॉक्स के अंदर धूल कणों को भोजन जाने के रोकने के लिए। और चौथा ऑप्शन है विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। और ये भी हो सकता है डी नंबर, यानी जो विकिरण यानी 20 से अधिक, यानी आंसर सटीक हो सकता है विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। यानी जो सूर्य से प्रकाश आएगा सौर्य कुकर पर वो परावर्तित होकर पुनः वापस भी जा सकता है, लेकिन वो ढक्कन उसको रोक लेता है। यही मेन कारण है कि उसमें खाना पक जाता है। यानी 15 का आंसर क्या है? डी हो जाएगा। 15 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी जब नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनमें से कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से ही व्युत्पन्न नहीं है? यानी इसमें बताना है कि जो कैसा कौन सा ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्मी ईंधन, और चौथा ऑप्शन है जैव मात्र। तो जो जैव मात्र से आता है वो सौर ऊर्जा नहीं होता है। यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? यानी इसका अर्थ हुआ ऐसा कौन सा देश है जहाँ में पवन चक्की का उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है और इसी के कारण उस देश का नाम पवनों का देश रख दिया गया। तो ऐसा कौन सा देश है? तो पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान, और चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। तो जो डेनमार्क है उसे ही पवनों का देश कहा जाता है। यानी 18 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो सीएनजी पहला ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एलपीजी, और तीसरा ऑप्शन है बायोगैस, और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो कोयला को भी यानी खाना बनाने में करते हैं, बायोगैस का भी, और एलपीजी जो सिलेंडर में होता है इसका भी उपयोग करते हैं। तो जो सीएनजी होता है इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, और इसका उपयोग जैसे वाहन को चलाने के लिए करते हैं। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है ताप, और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? जो नाभिकीय विखंडन यानी नाभिक के अंदर जो विखंडन यानी नाभिक टूट जाता है वो किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक के अंदर कौन सा पार्ट रहता है यानी तत्व का? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है वो
न्यूट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य ऊर्जा का यानी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी 22 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो ये सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन, उसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है और इसका संकेत क्या होता है, SI होता है, यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंडेट होता है। तो जो सौर कुकर होता है उसमें बर्तन का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, वो काला होता है, जिससे ऊष्मा को क्या करे, अवशोषित करे, यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, काला। किस नंबर में, बी नंबर, यानी बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग, इसमें क्या होता है, जो वायुमंडल में रहता है वो यानी जब पराबैंगनी किरण आना शुरू हो जाता है, यानी ये ओजोन परत है यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है उसके कारण। तो जो यानी इसमें भी और इसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम हो जाता है। तो ये किस गैस के कारण होता है, ये होता है CO2 गैस के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। इसका वास्तविक स्रोत क्या है, सूर्य है, यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श ईंधन का अर्थ होता है कि अच्छा ईंधन, यानी जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करे, तो इसमें कोई गैस नहीं निकलना चाहिए, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, सौर्य जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है सौर्य कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं। यानी जो नाभिकीय संलयन होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन है, हाइड्रोजन गैस है। और नाभिकीय विखंडन में हमने देखा कि वो न्यूट्रॉनों के कारण होता है, और जो नाभिकीय संलयन इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न है, U92 और 235 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है। तो ये कितना होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये होता है 931 MeV। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, LPG का मुख्य अवयव कौन है। यानी जो LPG होता है उसका मुख्य अवयव क्या है, तो उसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, मीथेन, और इसका मुख्य अवयव प्रोपेन भी होता है। तो इसमें ब्यूटेन कहाँ दिया गया, तो बी नंबर में दिया गया, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन, यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसका पहला ऑप्शन है पेट्रो, दूसरा ऑप्शन है टर्बो, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रो, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रो। तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको क्या कहा जाता है, अर्ध हाइड्रेट शब्द क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, सूर्य प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसको किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण है। यानी जो ऊर्जा है उसका मुख्य संकट का क्या कारण है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अवांछित दोहन, यानी इसका अत्यधिक दोहन होने के कारण क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा है उसका यानी नष्ट हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है, रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संयंत्र बनाया जाना चाहिए? तो ये किस प्रकार का संयंत्र बनाना जाना चाहिए? तो ये बायोमास संयंत्र या बायोगैस संयंत्र, यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? जो भू ऊष्मीय पंप वो किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? वो भू ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यहाँ नाम में ही इसका यानी आंसर छुपा हुआ है। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो ये विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो 37 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यानी 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? यानी जो इसका उपयोग करके क्या करते हैं? तो पानी पंप चलाते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जनित्र का टरबाइन चलाते हैं। उसके बाद तीसरा पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। तो इसका उपयोग हम दोनों करने के लिए करते हैं। यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार का ईंधन का उपयोग करते हैं? तो ये किस प्रकार का उपयोग करते हैं? तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। यानी जो 40 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। और 41 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा है? ये किस प्रकार का ऊर्जा है? तो इसका पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जिसका नवीकरणीय संभव ना हो, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तीनों तरह की ऊर्जा। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम है वो किस प्रकार, सबसे पहले ये जीवाश्म ईंधन है ही, और परंपरागत ऊर्जा यानी इसका उपयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है, ये भी है, और जिसका नवीकरणीय संभव नहीं है यानी ये अनवीकरणीय, ये भी है, यानी उपयुक्त तीनों ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 41 तक प्रश्न किया है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा तो ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।